दोहरा व्यवहार। दीप्ति फटाफट रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे सोमेश के साथ मूवी देखने जाना था, इसीलिए साथ जानकी जी और ननद सपना का खाना तैयार कर वो अपने कमरे में आई थी। देवर देवरानी मनीष और नेहा तो आज बाहर ही डिनर करके आने वाले थे। सोमेश उसके लिए एक खास अनारकली सूट लेकर आया था। आज उसी को पहनकर वो तैयार होने वाली थी। शादी के 8 साल बाद उसे सूट पहनने को मिलेगा, सोच सोच कर ही वो बहुत खुश हो रही थी, वरना तो वो हमेशा साड़ी में ही रही है। तैयार होने के बाद वो अपने आप को आईने में निहार ही रही थी कि बाहर से सोमेश की आवाज़ आई। दीप्ति फटाफट अपने कमरे के बाहर आई तो जानकी जी ने उसे देखकर टोक दिया। अरे ये क्या बड़ी बहू, ये क्या पहना है तुमने? ये तो तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा। ऐसे अनारकली सूट में तो सिर्फ छोटी बहू नेहा ही अच्छी लगती है। तुम्हें देखो और एक उसे देखो, कहाँ तुम्हारी थुलथुल काया और कहाँ मेरी छोटी बहू की मोहिनी काया। तुम कहाँ उसकी बराबरी कर रही हो? कहते हुए जानकी जी जोर से हंस दी। उनकी बात सुनकर दीप्ति का चेहरा उतर गया, लेकिन ननद भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आखिर वो भी बोली, क्या भाभी, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं और आप अभी 10 महीने पहले आई छोटी भाभी से कंपटीशन कर रही हो। छोटे भाई भाभी का तो घूमना बनता है, लेकिन आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है जो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर बेपरवाह लोगों की तरह घूमने जा रहे हो? बुरा मत मानना, लेकिन गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम। लोग बातें बनाएंगे आपके बारे में। अरे बहू, कहाँ अपनी नाक कटवाने में तुली हुई हो? एक बहू तो साड़ी में ही सुंदर लगती है, ऊपर से तुम अनारकली सूट पहन रही हो और बेवजह मूवी देखने में पैसे खर्च कर रही हो। अरे ये सब तो आजकल के चोचले हैं, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो? मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। जानकी जी ने अपने मन की बात कह दी। ये बात अंदर आते हुए दीप्ति के पति सोमेश ने सुन ली। अंदर आते ही वो बोला, क्या हुआ दीप्ति, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, चलो भाई, देर हो रही है। उसे देखते ही उदास होकर दीप्ति बोली, मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। क्यों, सूट में क्या बुराई है? कोई रिश्तेदारी में थोड़ी ना जा रहे हैं, मूवी देखने ही तो जा रहे हैं। अच्छी तो लग रही हो, दूसरों की नजर से खुद को मत देखो। मुझे तुम अच्छी लग रही हो, बस यही काफी है, अब चलो भी। हुए सोमेश ने एक बार जानकी जी और सपना की तरफ देखा और दीप्ति को लेकर रवाना हो गया। उन दोनों के जाने के बाद सपना जानकी जी से बोली, ये क्या है मम्मी, ये बड़ी भाभी को इस उम्र में क्या शौक चढ़ आया है? 3 दिन की छुट्टी क्या पड़ी, अपने दोनों बच्चों को नानी के यहाँ भेजकर न्यूली मैरिड की तरह मूवी देखने चली गई और भैया भी उन्हीं का पक्ष ले रहा है। सपना की बात सुनकर जानकी जी बोली, बेटा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अभी नई बहू को देख देख कर इन लोगों का सिर आसमान में घूम रहा है। पर तू फिक्र मत कर, इन्हें जमीन पर लाना मुझे आता है। फिलहाल हम तो खाना खाते हैं। अभी दोनों माँ बेटी खाना खाकर उठी ही थी कि इतने में मनीष और नेहा भी घर आ गए। उन दोनों को देखकर सपना बोली, अरे भैया भाभी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप लोग तो डिनर करने जाने वाले थे ना? उसकी बात सुनकर नेहा गुस्से से मनीष की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, जाने वाले तो थे, लेकिन मनीष का पेट गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया। बोल रहा है कि घर का ही खाना खाएगा, इसीलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसकी बात सुनकर जानकी जी बोली, हाँ तो गलत थोड़ी ना कह रहा है, जब पेट गड़बड़ कर रहा है तो बाहर का खाना कहाँ हजम हो पाएगा। पर हम लोग अभी खाना खाकर उठे हैं, इसीलिए खाना तो खत्म हो गया है। एक काम करो, तुम अपने लिए खाना बना लो। जानकी जी की बात सुनकर नेहा चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, भाभी को फोन करके बोला तो था कि हमारे लिए भी खाना बना लेना, फिर हमारे लिए खाना नहीं बनाया क्या? क्या तुमने भाभी को खाना बनाने के लिए कहा था, फिर भी भाभी ने खाना नहीं बनाया? ये तो गलत बात है। सपना बीच में ही बोल पड़ी, अगर नहीं बनाया है तो अब बना देगी।
मम्मी जी ने मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का। आप प्लीज भाभी को बोल दीजिए ना। अरे वो कहाँ खाना बनाएगी, वो तो अपने पति के साथ मूवी देखने गई है। जानकी जी ने हाथ नचाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नेहा जोर से हंस दी। हे भगवान, यहाँ हम लोगों के प्लान कैंसिल हो रहे हैं और भाभी भैया के साथ मूवी देखने गई हैं। इस उम्र में उन्हें ये सब सूझ रहा है। घोर कलयुग है। उसकी बात सुनकर मनीष बोला। नेहा, भाभी के बारे में बात करने से अच्छा है कि तुम खिचड़ी ही बना लो। एक तो तुमने कितना लेट फोन किया था, तब तक तो शायद भाभी खाना बना भी चुकी होंगी। ऊपर से उनकी पूरी बात सुनी भी नहीं। शायद उस समय तो वो भैया के साथ रवाना भी हो चुकी होंगी। अब बातें करने से अच्छा है कि जाकर खिचड़ी चढ़ा दो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अब तो खिचड़ी ही बनानी पड़ेगी। पर मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। मुझे नहीं खाना ये खिचड़ी विचड़ी। तमतमाती हुई नेहा रसोई में चली गई और कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और वहीं किचन में खड़े खड़े अपने लिए पिज्जा भी ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर के बाद खिचड़ी बनकर तैयार हो गई और पिज्जा भी आ गया। नेहा और मनीष ने अपना अपना खाना खाया और हॉल में सबके साथ आकर बैठ गए। रात को 9 बजे सोमेश और दीप्ति घर लौटे। सोमेश तो सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन दीप्ति वहीं उन लोगों के साथ आकर बैठ गई। इतने में मनीष ने कहा, और भाभी कैसी रही आपकी मूवी? शादी के बाद पहली बार भैया के साथ मूवी देखने गई हो आप, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मनीष की बात सुनकर दीप्ति मुस्कुरा दी। इतने में उसे सूट में देखकर नेहा तंज कसते हुए बोली, क्या भाभी, आप तो साड़ी में ही अच्छी लगती हो। ये क्या पहन लिया आपने? आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये तो दुबली पतली लड़कियों पर ही अच्छा लगता है। नेहा की बात सुनकर दीप्ति बोली, कोई बात नहीं नेहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ना सही, पर मेरे पति को और मुझे तो अच्छा लग रहा है। बस वही काफी है, कहकर दीप्ति वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे जाता देखकर मनीष बोला, नेहा, सोच समझ कर तो बोला करो, भाभी तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। कहकर मनीष भी अपने कमरे में चला गया। नेहा जानकी जी से बोली, देखा आपने मम्मी जी, भाभी के तो सुर ही बदलने लगे हैं। उसके बाद सुनकर जानकी जी बोली, हाँ मुझे भी दिख रहा है छोटी बहू, आजकल बड़ी बहू के सुर बहुत बदलने लगे हैं। भूल गई है कि इस घर की बड़ी बहू है। खैर, तुम फिक्र मत करो, मुझे उसे याद दिलाना अच्छे से आता है। कहकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह दीप्ति उठकर अपने रोज के कामों में लग गई। नाश्ता तैयार हो गया तो सब लोग नाश्ता करने बैठे। रोज सबको नाश्ता खिलाकर खाने वाली दीप्ति आज उन लोगों के साथ नाश्ता करने बैठ गई। ये देखकर जानकी जी बोली, अरे बहू, तुम कहाँ बैठ रही हो? हमें नाश्ता कौन परोसेगा? उनकी बात सुनकर दीप्ति ने कहा, मम्मी जी, मैं नाश्ता डोंगे में भर के ले आई हूँ। जिसको जो चाहिए यहीं से ले लेगा, फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर जानकी जी का पारा चढ़ गया। देख रही हूँ आजकल तुम्हारे रंग ढंग बहुत बदलने लगे हैं। अपने आप को छोटी बहू के बराबर समझ रही हो। अरे वो तो बच्ची है, इसीलिए नाश्ता करने बैठ जाती है। लेकिन तुम तो बड़ी हो, बहू की तरह रहो। लोगों को बातें बनाने का मौका मत दो। उनकी बात सुनकर दीप्ति बोली, इसमें गलत क्या है मम्मी जी? जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी उम्र आपकी छोटी बहू से 1-2 साल कम थी, पर तब भी मैं आपके लिए छोटी तो नहीं थी। मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। आप ही ने ये नियम बनाए थे ना कि सबके खाने के बाद खाना है, ससुराल में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनना है, सबके उठने के पहले उठना है, सबके सोने के बाद ही सोना है, घर का सारा काम अपने हाथों से करना है, घर में कोई नौकर चाकर नहीं लगेगा। ये मूवी और होटल सब फालतू के चोचले हैं, इनमें फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है। तो अब छोटी बहू पर ये सब नियम लागू क्यों नहीं है? उसकी बात सुनकर जानकी जी तुनकते हुए बोली, अरे वक्त के साथ इंसान को बदलाव भी करना पड़ता है। जब तुम शादी होकर आई थी तो तुम इस घर की इकलौती बहू थी, तो तुम्हें हमने अपने हिसाब से रखा।
तो अब नई बहू तुम्हारे आने के 10 साल बाद इस घर में आई है तो अभी भी क्या हम उसी ढेरे पर चलेंगे, बदलाव नहीं करेंगे। सही कहा मम्मी आपने, वक्त के साथ बदलाव करना चाहिए और आप अब बहू के लिए बदल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर मम्मी, दीप्ति भी तो आपकी बहू है, अब 10 साल बाद उसके लिए भी तो बदलाव कीजिए। उसे तो अभी भी आप 10 साल पुरानी बहू की तरह देख रहे हो, सोमेश ने बीच में ही कहा। इतने में मनीष भी बोला, हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं, आपकी दो बहुएं हैं, दोनों से व्यवहार भी एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक को हर चीज़ में छूट मिले और दूसरी को सिर्फ जिम्मेदारी। कई बार ये छोटी छोटी बातें ही घर के दो टुकड़े कर देती हैं। अब तो जानकी जी बिल्कुल चुप हो गई और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। जानती थी कि सोमेश गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन अब तो मनीष भी साथ दे रहा है। अगर नई बहू को इतनी छूट दी है तो बड़ी बहू के नियमों में भी अब ढील करनी ही पड़ेगी, अन्यथा घर में स्थिति असामान्य हो जाएगी। आखिर अपनी इज्जत अपने हाथ में है, कहीं छोटे बेटे की बात सच ना हो जाए।